दोस्तों लॉ एक्सपर्ट पॉइंट चैनल पे आप सभी का स्वागत है। जैसा कि दोस्तों इसके पहले मैं आपको जो एलएलबी कर रहे हैं छात्र एनसीआर में सीसीएस यूनिवर्सिटी से, चाहे कानपुर यूनिवर्सिटी से, चाहे आपका अवध यूनिवर्सिटी बुंदेलखंड, तो जितने भी आपके स्टेट यूनिवर्सिटी हैं उससे एलएलबी बीए एलएलबी का कोर्स कर रहे हैं, उनके लिए हिंदी में नोट्स मिलना बहुत ही मुश्किल होता है और उनकी क्लासेस भी नहीं हो पाती हैं। तो इसी को ध्यान में रखते हुए मैंने स्पेशल रूप से सीसीएस यूनिवर्सिटी के जो एग्ज़ाम होने वाले हैं 6 फरवरी से, उससे विधि शास्त्र से संबंधित कुछ प्रमुख सिद्धांतों के कुछ विचारधाराएं हैं, उसके संबंधित जो सिद्धांत हैं उसको बताने का प्रयास किया है और इस चैनल के माध्यम से, लॉ एक्सपर्ट पॉइंट चैनल के माध्यम से आपको बताने का प्रयास किया। साथ ही साथ दोस्तों ये वीडियो आपके लिए, उन छात्रों के लिए भी बहुत ही महत्वपूर्ण हो सकता है, इम्पोर्टेंट हो सकता है जो कि क्लैट की तैयारी कर रहे हैं और यूपी जुडिशरी 2023 का जो 12 फरवरी को एग्ज़ाम होने वाला है उसके लिए भी ये वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर इसको आप 10 मिनट अपना समय दे करके इसको देख लेते हैं तो आपका जो स्टूडेंट से संबंधित जो क्वेश्चन आने वाले हैं वे आपके गलत नहीं होंगे। तो दोस्तों चलते हैं, वीडियो को शुरू करते हैं। इससे पहले दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें और लाइक करना ना भूलें। तो हम इसके पहले जो आपको स्कूल बता चुके हैं, तो अब हम लास्ट जो स्कूल है आपका अमेरिकन यथार्थवादी, जिसको हम अमेरिकन रियलिस्टिक स्कूल कहते हैं, तो इस विचारधारा की उत्पत्ति जो है अमेरिका में होती है और अमेरिकी सर्वोच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश ओलिवर बेंडेस होम्स हैं इस विचारधारा के जनक माने जाते हैं और जेरोम फ्रैंक, जॉन चिपमैन ग्रे, हैजर स्ट्रॉन्ग, कार्ल एन लेवलिन इस विचारधारा के प्रमुख विचारकों में अग्रणी माने जाते हैं। और इस जो यथार्थवादी विचारधारा है कोई नवीन विचारधारा नहीं है, बल्कि यह एक समाजशास्त्री विचारधारा का ही एक भाग माना जाता है। इसलिए इसे क्रियात्मक विचारधारा का वामपंथ के नाम से भी जाना जाता है। तो दोस्तों अब यहाँ पर क्वेश्चन उठता है कि जो आपकी अमेरिकन यथार्थवादी विचारधारा है, इसको क्वेश्चन के रूप में पूछ सकता है किस विचारधारा को हम समाजशास्त्री विचारधारा का एक वामपंथ, क्रियात्मक विचारधारा का वामपंथ कहा जाता है, क्योंकि समाजशास्त्री जो विचारधारा है उसको हम वामपंथ क्रियात्मक विचारधारा के नाम से भी जानते हैं, जैसा कि ड्यूगिट ने इसको बताने का प्रयास किया था। तो अब हम आते हैं कि जो आपके क्वेश्चन हो सकते हैं इस तरह के, तो विश्लेषणात्मक जो प्रमाणवाद है और जो समाजशास्त्री विचारधारा है, दोनों का जो आधारभूत सिद्धांतों को मिला करके अमेरिकी विधि शास्त्रियों ने विधि के प्रति एक नई विचारधारा को अपनाने का प्रयास किया है और जिसे ही हम अमेरिकी विचारधारा के नाम से अमेरिकी यथार्थवाद या अमेरिकन रियलिस्ट स्कूल के नाम से जानते हैं। ठीक, तो यह विचारधारा विधि के यथार्थ रूप, मतलब जैसा कि मैं दोस्तों आपको जब मैं हिस्टोरिकल स्कूल बता रहा था, सोशियोलॉजिकल स्कूल बता रहा था, एनालिटिकल स्कूल बता रहा था, तो एनालिटिकल स्कूल में आपको मैंने एक शब्द बोला था कि लॉ एज इट इज, मतलब विधि जैसी कि है, विधि जैसी कि है, जैसी कि होनी नहीं चाहिए, होनी चाहिए, लॉ ऑट टू बी, दोनों में डिफरेंस की बात होती है। तो यहाँ पे जो ये विचारधारा है केवल लॉ एज इट इज की बात करती है, लॉ एज इट इज के संदर्भ में ही अमेरिकन विचारधारा बात करती है, उसी पे अपना बल देती है। और यथार्थवादी जो विधि शास्त्री हैं केवल इस बात पे ज़्यादा जोर देते हैं कि विधि शास्त्र केवल विधि को ही अपने अध्ययन का विषय मानते हैं, समाज को नहीं। ठीक, तो इस विचारधारा के समर्थकों का कथन है कि कानून, जो कानून है वह न्यायाधीश द्वारा अपने निर्णयों में व्यक्त किया जाता है, न कि वह कानूनी संहिताओं या ग्रंथों में विनियंत्रित होता है। यह विचारधारा जो है विधि शास्त्र की एक पृथक शाखा के रूप में स्वीकार नहीं करता, बल्कि इसे समाजशास्त्री विचारधारा का ही रूप माना जाता है। और ये विचारधारा के संदर्भ में आप देख सकते हैं, यहाँ पे कहने का तात्पर्य है कि तथ्यवादी सुस्पष्टवाद की बात करती है, तथ्यवादी सुस्पष्टवाद की, ठीक, तथ्यवादी सुस्पष्टवाद की बात करती है यहाँ पे। ठीक, इसको हम कहते हैं प्रैग्मेटिक पॉजिटिविज्म के नाम से भी जाना जाता है। यह वास्तविक पद्धति पर आधारित एक तात्विक पद्धति है जिसमें न्यायविद हैं, जो न्यायाधीश हैं, आंतरिक मनोस्थिति और भावनाओं को स्वभाव पर आधारित होती है। ठीक, इसके बाद उनका कहना है कि जो जस्टिस होम्स हैं, जस्टिस होम्स इस विचारधारा में प्रमुख जनक, जिसको मैंने बताया था कि आपसे कि इसके विचारधारा के जनक माने जाते हैं, तो उनका कहना है कि वास्तव में न्यायालय का निर्णय क्या होगा
विधि है तथा अन्य सभी तर्क व्यर्थ होते हैं। विधि से संबंधित समस्याओं का हल विधि के अधिनियमित नियमों से नहीं मिल सकता, बल्कि इनका कहना है कि यहाँ पे देख सकते हैं, आप कह रहे हैं कि बल्कि उन नियमों के क्रियान्वयन से मिलता है। बल्कि कैसे मिलता है? उनके नियमों के क्रियान्वयन से। होम्स महोदय ने कहा है कि विधि की परिवर्तनशीलता मतलब क्या करना है, उसकी जो चेंजिंग होती हैं, जो उसमें चेंज जा रहे हैं उसके अनुसार होती है। ठीक, उसमें चेंज होता है, परिवर्तनशील होता है, उसमें डायनेमिक जो होती है, गतिशीलता होती है, उसके अनुसार होता है। और कहते हैं कि राष्ट्र की बदलती हुई परिस्थितियों के साथ साथ वहाँ की विधि में परिवर्तन होना आवश्यक है। इस विचारधारा का सबसे मूल बिंदु यही है कि जैसे जैसे परिस्थितियाँ बदलती रहती हैं, जैसे जैसे राष्ट्र का विकास होते रहता है, परिस्थितियों के अनुसार उसके कानून की ज़रूरत पड़ती है, वैसे वैसे विधि में परिवर्तन होते रहते हैं। और न्यायाधीश जस्टिस कार्डोजो ने कहा था कि जो न्यायाधीश के निर्णय होते हैं उसके सामाजिक परिवेश से, उसके भौगोलिक परिवेश से, उसके रहन सहन से, उसके खान पान से, उसके जो उसका पारिवारिक परिस्थिति है, यहाँ तक कि उन्होंने कहा कि उसकी जो शारीरिक क्षमताएं हैं उसके अनुसार, जो शरीर में परिवर्तन होते हैं उसके अनुसार भी न्याय निर्णयों पे प्रभाव पड़ता है। तो कहने का तात्पर्य है कि यहाँ पे जो ये बात कह रहे हैं कि राष्ट्र की बदलती हुई परिस्थितियों के साथ, जैसे कि आप देख सकते हैं राष्ट्र की बदलती हुई परिस्थितियों के वहाँ की विधि में परिवर्तन होना आवश्यक है, जिससे उसे परिस्थितियों के अनुकूल बनाया जा सके। जैसा कि अभी हमने 3 तलाक के संदर्भ में देखा है, अभी NRC के संदर्भ में आया, फार्मर लॉ के बारे में आया, आपका लेबर लॉ के बारे में आया। तो ये क्या है आज के समय में, जैसे क्रिमिनल लॉ में आया, आपके अमेंडमेंट किए जा रहे हैं, तो वहाँ पे दंड के प्रावधानों को बढ़ाने का प्रयास किया जा रहा है। जो फिर इस विचारधारा में प्रमुख जो विधि शास्त्री हैं और कार्ल लेवलिन है। कार्ल लेवलिन का कहना है कि यथार्थवादी विचारधारा के अंतर्गत कहना है कि अमेरिकी विधि शास्त्री कार्ल लेवलिन का नाम विशेष रूप से उल्लेखनीय है। और लेवलिन के अनुसार यथार्थवादी विधि शास्त्रियों का लक्ष्य यह है कि विधि संबंधी विचारों और कार्यों में गति उत्पन्न की जाए। लेवलिन महोदय ने यथार्थवादी विचारधारा की विशेषता बताते हुए यह विचार व्यक्त करते हुए कहते हैं कि यथार्थवादी विचारधारा विधि शास्त्र का एक नई पद्धति मात्र न होकर के बल्कि विधि शास्त्र की कोई नई शाखा के रूप में उत्पन्न हुई है। और यह विचारधारा, दूसरा कहते हैं, यह विचारधारा विधि को प्रगतिशील मानती है, न कि स्थिर मानती है। मतलब ये इसको स्टेबिलिटी की बात नहीं करती, बल्कि इसके डायनेमिक नेचर की बात करती है कि इसमें प्रगतिशीलता होनी चाहिए। और नेक्स्ट कहते हैं कि न्यायिक प्रक्रिया की उपज है। ये मतलब कहते हैं कि जो अमेरिकन यथार्थवादी विचारधारा है उसका उत्पत्ति न्यायालय के निर्णयों के माध्यम से हो रही है। उनका कहना ही है, जो अमेरिकन यथार्थवादी विश्लेषण है उनका कहना है कि जो न्यायाधीश ही विधि का निर्माण करते हैं। चिपमैन ग्रे के बारे में अभी हम लोग आगे पढ़ेंगे, ग्रे के बारे में उन्होंने तो सीधे कह दिया कि जो विधि का निर्माण है वो न्यायालय द्वारा घोषित किया जाता है, विधि का निर्माण जो न्यायाधीश करते हैं। ठीक, तो कहते हैं कि विधि न्यायिक प्रक्रिया की उपज है और विधि जो सामाजिक वाक्यों को प्राप्त करने का एक साधन मात्र है। लेवलिन के अनुसार विधिक जो होता है, जो विधिक जीवन है, वो सामाजिक उद्देश्य को पूरा करना होता है। और नेक्स्ट इन्होंने कहा है कि जो विचारधारा की मान्यता है, विधि वही है जो कि न्यायालय अपने निर्णयों में अभिव्यक्त करते हैं, मतलब न्यायालय के द्वारा विधि बनाई जा रही है। इसके बाद यह कहते हैं कि यह विचारधारा इस बात पर अधिक बल देती है कि विधि क्या है, क्या होनी चाहिए पे नहीं, मतलब लॉ एज इट इज, लॉ ऑट टू बी नहीं। तो इसके बाद नेक्स्ट इन्होंने कहा है कि विधि की अपेक्षा समाज अधिक गति से गतिशील होता है, क्योंकि विधि की अपेक्षा समाज और गति से गतिशील होता है और विधि को समाज के गतिशीलता के साथ ही साथ अपने आप को भी गतिशील बनाना होता है, तभी वह विधि समाज में के अस्तित्व में रहती है, नहीं तो उसका जो अस्तित्व है वो समाप्त हो जाता है। जैसा कि हिस्टोरिकल स्कूल में कहा जाता है कि वो समाज जो है अपनी समाज स्थितियों के अनुसार विधि का निर्माण करता है, कस्टम का निर्माण करता है, रूढ़ी का निर्माण करता है, और यूँ ही उसकी आवश्यकताएं समाप्त होती हैं, वे रूढ़ियाँ समाप्त हो जाती हैं। जैसा कि मैंने आपको इसके पहले वाली वीडियो में जब आप देखेंगे हिस्टोरिकल स्कूल के बारे में तो आपको एकदम स्पष्ट हो जाएगा। ठीक,
अतः सारांश रूप से कहने का तात्पर्य लेवलिन का यह है कि यथार्थवादी विचारधारा विधि के प्रयोजन के लिए न्यायाधीशों के महत्व पर ध्यान केंद्रित करती है। क्या करती है? न्यायाधीशों के महत्व पर ध्यान केंद्रित करती है और उन्हें वास्तविक विधि निर्माता बनाती है। कहने का तात्पर्य आप स्पष्ट रूप से समझ लीजिए कि इनका कहना है कि लेवलिन का कि विधि का निर्माण वास्तविक जो होता है वो न्यायाधीश के द्वारा होता है। ठीक, इसके बाद जेरोम फ्रैंक का यही कहना है कि इनका जो कार्यकाल है आप देख सकते हैं 1879 से 1957। तो अमेरिकी जो विधि शास्त्र न्यायाधीश में जो जेरोम फ्रैंक बहुत ही यथार्थवादी विचारों के प्रबल समर्थक माने जाते हैं और 1930 में इन्होंने एक पुस्तक लिखी लॉ एंड द मॉडर्न माइंड, मतलब लॉ एंड मॉडर्न माइंड। ये पुस्तक का आप नोट कर लीजिए इसका नाम, क्योंकि ये आपको यूपी जुडिशरी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हो सकता है। इसको पूछा जा सकता है जो हमारे LLB BLLB के स्टूडेंट हैं, क्लैट की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए भी ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है आगे के लिए, तो इसको नोट कर ले। तो इस पुस्तक में क्या किया गया, इस पुस्तक के माध्यम से फ्रैंक महोदय ने विधि के बारे में आधारभूत जो मिथक है उसको विधि के नियमों के माध्यम से निश्चितता प्रदान करने का प्रयास किया और इस पर प्रहार किया। और फ्रैंक महोदय मिथक पर भी प्रहार करते हैं और कहते हैं कि न्यायाधीश विधि का निर्माण नहीं करते, कहते हैं विधि का निर्माण नहीं करते। ध्यान दीजिए, अब इनका क्या कहना है, अभी लेवलिन तो कह रहे विधि का निर्माण करते हैं, अब कहते हैं कि ये खोज करते हैं। क्या करते हैं? खोज। अब आप जेरोम फ्रैंक के संदर्भ में अगर वो जरा सा भी माइंड अप्लाई करेंगे तो जेरोम फ्रैंक क्या कहते हैं, विधि के निर्माण की बात नहीं करते हैं बल्कि ये फाउंड की बात करते हैं। अगर इनके नाम से अगर आप याद करना चाहते हैं, जेरोम फ्रैंक मतलब फाउंड मतलब फाइंड करना, खोजना, तो यहाँ पे आपको इस चीज़ का हमेशा याद रहेगा कि वो फाइंड करते हैं। फ्रैंक क्या करते हैं, विधि की खोज की बात करते हैं कि जो न्यायाधीश है वो विधि की खोज करता है। ठीक, इस बात से आपको स्पष्ट रूप से समर्थन करते हैं और न्यायाधीश विधि का निर्माण करते हैं, ये इस बात को स्वीकार नहीं करते। फ्रैंक महोदय ने कहा है कि जो यथार्थवादी विचारक हैं वो दो श्रेणियों में विभक्त करते हैं। प्रथम को वो कहते हैं संदेहवादी, इसके अंतर्गत विधि शास्त्रियों का समावेश है जो कि विधि में किसी प्रकार की एकरूपता नहीं लाते। दूसरा है कि दूसरा लक्ष्य संदेहवादी, इसके अंतर्गत विधि शास्त्रियों का समावेश किया जाता है जो कि विधि नियमों की एकरूपता पर विचार करना व्यर्थ समझते हैं। मतलब एक तो ध्यान ही नहीं देते हैं, दूसरा क्या करता है उसमें व्यस्त समझते हैं। विधि शास्त्री समावेश से विधि नियमों का समावेश ही नहीं करते, दूसरा कहता है उस पर ध्यान ही नहीं देते, व्यर्थ विचार करना व्यर्थ समझते हैं। तो इस प्रकार से अगर आप देखें तो आपको फ्रैंक महोदय का कथन ये स्पष्ट हो जाता है कि कहना क्या चाहते हैं। विधि वह है जो न्यायालय तथ्यों के विशेष समूह के संबंध में निर्णित करता है। ऐसे निर्णय से पूर्व अधिवक्ताओं की राय और इस बात का अनुमान मात्र होता है कि न्यायालय क्या विनिश्चित करेगा। ऐसा अनुमान तब तक विधि नहीं कहा जा सकता जब तक कि न्यायालय अपनी न्यायिक उद्घोषणा द्वारा निर्णय नहीं कर लेता। ठीक, ये तो बात स्पष्ट हो गई जेरोम फ्रैंक की। तो इनका कहना है सीधे सीधे कि दो रूपों में इन्होंने विधि शास्त्रियों को बांटने का प्रयास किया और विधि का खोज की बात करते हैं। न्यायालय जो होते हैं, न्यायाधीश होते हैं, विधि का खोज करते हैं, न कि निर्माण करते हैं लेवलिन के अकॉर्डिंग। तो वो लेवलिन तो सीधे कहते हैं निर्माण करते हैं, अब ये कहते हैं कि निर्माण नहीं करते बल्कि खोज करते हैं जेरोम फ्रैंक, क्योंकि इनके नाम से अगर आप याद करना चाहेंगे तो जेरोम फ्रैंक मतलब फाइंड करना। ठीक, अब ये आते हैं हम जॉन चिपमैन ग्रे और बेंथम, इसमें बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अब ये आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट इस मायने में है कि आपको इससे रिलेटेड जो चीज़ है चिपमैन ग्रे है। अब इन्होंने विधि शास्त्र को दो भागों में बांटने का प्रयास किया और कहा है कि विधि वह है जो कुछ न्यायाधीश घोषित करते हैं। अब सोचिए, अब चिपमैन ग्रे सीधे कहते हैं ग्रे अगर ग्रे से याद करेंगे तो ये कहेंगे कि घोषित करते हैं। क्या करते हैं? घोषित करते हैं। चिपमैन कहते हैं घोषित करते हैं। ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है हमेशा जुडिशरी में कि विधि वह है जो न्यायाधीश घोषित करते हैं। न्यायाधीश का व्यक्तित्व और व्यक्तिगत दृष्टिकोण निर्णय में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, निर्णयों के तार्किक बातों को भी महत्व देते हैं।
अब कार्डोजो आते हैं। कार्डोजो की बात करिए तो कार्डोजो क्या कहना है, कार्डोजो का आधुनिक जो यथार्थवाद है उसका इनको जनक माना है, विशेष योगदान इनका माना जाता है। कार्डोजो का मत है कि कानून वह नहीं है, कह रहे हैं कि कानून वह नहीं है जो न्यायाधीश क्या करते हैं, बनाते हैं, बल्कि वह है जिसे न्यायाधीश बनाएगा। मतलब फ्यूचर की बात कर दी है। वो कह रहे घोषित करता है, वो कह रहे हैं बनाता है, वो कहते हैं खोजते हैं। तो लेवलिन कहते बनाते हैं, आपका जेरोम फ्रैंक कहते हैं कि खोजते हैं, चिप मैनगिरे कहते हैं कि घोषणा करते हैं। अब कार्डोजो कह रहे हैं कि बनाएगा, अभी बनाया नहीं है, न खोज करता है, लेकिन मतलब कुछ नहीं करता, वो क्या कहता है कि बनाएगा अभी फ्यूचर में। इनके मत अनुसार विधि सामाजिक कल्याण का साधन है, मतलब सोशल वेलफेयर का साधन है, एक इंस्ट्रूमेंट है। विधि जो है, लॉ इज ए इंस्ट्रूमेंट ऑफ द सोशल वेलफेयर, ठीक। और विधि को आचरण के उन नियमों का संकलन मानते हैं जो कि न्यायिक निर्णयों की युक्तियुक्त निश्चितता तथा प्रतिपादित किए गए हैं, युक्तियुक्तता के लिए निश्चित रूप से प्रतिपादित किए गए हैं। अब यथार्थवादी अमेरिकन जो विधिशास्त्री हैं उनकी आलोचना क्या है, कि इनका क्या है। अब इनका आलोचना इस बात से की जा रही है यथार्थवादियों की, कि न्यायिक निर्णयों को विधि के रूप में स्वीकार करते हुए अधिनिर्णित कानूनों में श्रेष्ठ मानना उचित नहीं है। मतलब आप ही अगर इस तरह का चीज़ें मान ली जाए कि विधि का निर्माण केवल न्यायालय करता है, न्यायाधीश करते हैं, तो पार्लियामेंट का कोई मतलब नहीं है, लेजिस्लेटिव का कोई मतलब नहीं है, जुडिशल सेपरेशन और आपका जो सेपरेशन ऑफ द पावर है, मॉन्टेस्क्यू की जो थियरी है, वो किसी का मतलब नहीं है। तो यहाँ पे शक्तियों के पृथक्करण का कोई अस्तित्व नहीं रहेगा अगर इनकी विचारधाराओं को मान लिया जाए। तो इसलिए इनकी विचारधाराओं को की आलोचना की जा रही है यहाँ पे। अब आते हैं हम नेक्स्ट जो आपका है, इसमें दूसरा इनका आलोचना इस बात से होती है कि केवल न्यायालय को महत्व देना विधायिका के प्रति अन्याय हो जाएगा। अब जो मैं अभी जो बता रहा हूँ कि न्यायालय के साथ अन्याय हो जाएगा अगर इस तरह की चीज़ें मान ली जाए कि न्यायाधीश ही विधि का निर्माण करते हैं, तो पार्लियामेंट का कोई मतलब नहीं है, आपका सेपरेशन ऑफ द पावर का कोई अस्तित्व ही नहीं रहेगा। तो इस तरह से जो समस्या है, तो न्यायाधीशों पे इतने वर्कलोड बढ़ जाएंगे और लोग न्यायाधीशों पे इतनी अपनी जब ज़्यादा सद्भाव रखने लगेंगे, ज़्यादा डिपेंड होने लगेंगे, तो क्या होगा एक दिन कि जैसे कि आज इंडिया में जुडिशरी के प्रति लोगों का धीरे धीरे झुकाव कम होने लगा है, क्योंकि ऐसी स्थिति आ रही है कि वे हर चीज़ों में हस्तक्षेप करते हैं। इसलिए जुडिशियल प्रोसेस, जुडिशियल एक्टिविज्म, जुडिशियल PIL, जुडिशियल रिव्यू जैसे प्रावधान अस्तित्व में आ रहे हैं। तो कहने का तात्पर्य इस तरह से है। और एक और विचारधारा है जिसमें कि आपको देखने को मिलेगा कि स्कैंडियन कहा जाता है, कि अमेरिकन स्कैंडियन यथार्थवादी। तो इसमें आपको छोटा सा है, तो हम 5 मिनट आपका लेंगे। तो केवल न्यायालय को महत्व देना विधायिका के प्रति अन्याय होगा। स्कैंडियन यथार्थवादी जो विधिशास्त्री है, वो अमेरिकन ही विधिशास्त्री का एक रूप है। स्कैंडियन दोनों के प्रकार हैं और दोनों में क्या है कि कोई साम्य नहीं है। अमेरिकन यथार्थवादी जो है विधिशास्त्र के रूप में वकील या विधिक अध्यापक थे। उन्होंने क्या किया, विधि को विधिक व्यवहार के संदर्भ में देखा। वही स्कैंडियन यथार्थवादी दार्शनिक का प्रशिक्षण प्राप्त किए हुए विधिशास्त्री थे और उन्होंने विधि का अव्ययन अमूर्त धरातल पर किया। और स्कैंडिनेवियन है विधिशास्त्र में एक्सेल, हैजे स्ट्रॉम, ओलिवर क्रोना, एल्फ रॉस, विल्हेम लंस्टेड का योगदान प्रमुख है। और इस विचारधारा को तत्वमीमांसी आधार की दार्शनिक आलोचनाओं के रूप में माना जाता है। इस विचारधारा का मुख्य योगदान यह था कि इस विचारधारा के विचारक नैसर्गिक विधि की सामान्य आलोचना से परे जाकर के खुले और छिपे हुए विधिक जो आदर्श थे, विचारों को ढूंढने का प्रयास करते हैं। और उन्होंने यह दर्शाने का प्रयास किया कि कोई भी विधि क्रम मूल्यों के एक मापांक पर निर्भर करती है। मतलब एनी लीगल ऑर्डर मस्ट नॉट बी कोऑर्डिनेशन अपॉन द सर्टेन स्केल ऑफ द वैल्यू नहीं कर सकता। मतलब इसे समय, राष्ट्र और परिस्थिति के अनुसार परिवर्तनशील सामाजिक आवश्यकताओं के परिप्रेक्ष्य में निर्धारित किया जाना चाहिए।
तो हैजरस्ट्रॉम कहते हैं कि वस्तुपरक मूल्य के विचार को अस्वीकार किया और इन्होंने एक विधिक अवधारणा के वास्तविक प्रयोग के परीक्षण के पक्षधर हैं। और हैजरस्ट्रॉम महोदय कहना है कि वर्तमान युग में जो विधि संबंधी विचार में अंतर्विष्ट मानसिक दृष्टिकोण का विश्लेषण करना जरूरी हो गया है। ओलिवर कोरोना कहते हैं कि विधि सदैव ही मानवीय कृत्यों से संबंधित नहीं है नहीं रही है संबंधित रही है रही है, इसलिए विधि का अध्ययन सामाजिक तथ्यों के रूप में होना चाहिए। विधि के प्रति सही आगम हेतु विधि शास्त्रियों का अन्वेषण आवश्यक है। और रॉल्स, इसके बाद रॉल्स हैं, एल रॉल्स कहते हैं कि उनका कहना है कि रॉल्स विधि के मानात्मक स्वरूप को स्वीकार करते हैं। उनके मतानुसार मानक एक ऐसा निर्देश है जो सामाजिक तथ्यों के प्रति संगत होता है। विधिक मानक की मुख्य विशेषता यह है कि वे न्यायालयों के प्रति निर्देशित होते हैं। व्यक्ति उन्हें अबद्धकारी समझते हुए उनका अनुसरण करता है। विधि को निम्न दो मानकों के रूप में जाना जाता है, आचरण के मानक और सक्षमता या प्रक्रिया के मानक। अब अमेरिकन और दोनों में अंतर दिया गया है। एक अंतर आपको मैं बता दूं कि यह विचारधारा न्यायालयों के कार्य पर विशेष बल देती है, अमेरिकन यथार्थवादी, और ये औपचारिक दर्शन पर देती है, स्कैंडिनेवियन जो है। इस विचारधारा में अंगल अनुभववाद के लक्षण पाए जाते हैं, इसमें विशेष बल नहीं दिया जाता। इसमें अधिरचनावादी रूप से आवश्यक रूप से यूरोपियन दार्शनिक परंपरा को ध्यान है। इसमें संशयवादी है और इसमें तात्विक संशयवादी का अवलोकन किया जाता है। इस प्रकार से आज दोस्तों आपका जो जूरिस्प्रूडेंस से जो क्वेश्चन मतलब जो आपके लेक्चर थे वो समाप्त हो गए। और इसके बाद जो आपका नेक्स्ट सेमेस्टर का जो एलएलबी एग्ज़ाम बीएलएलबी एग्ज़ाम का होगा उसमें आपको लीगल थियरी से संबंधित जो कॉन्सेप्ट आएंगे, ये तो लीगल स्कूल थे जो। अब इसके बाद आपका जो दूसरा आपका होगा उसमें यही चीज़ आपको पढ़नी होंगी कि जो पर्सन है, लीगल पर्सन, राइट एंड ड्यूटी, लॉ, मोरलिटी, ठीक, ये सब आपको कॉन्सेप्ट पढ़ने होंगे। तो इसके लिए धन्यवाद दोस्तों आपका बहुत बहुत कि आपने वीडियो को लाइक कर रहे हैं, सब्सक्राइब कर रहे हैं चैनल को, क्योंकि 2 दिन के अंदर ही आप लोगों के द्वारा बहुत ही अच्छा प्रभाव आया है। 200 से अधिक लोगों ने सब्सक्राइब कर लिया चैनल को। मुझे उम्मीद है कि ऐसे ही आप चैनल को सब्सक्राइब करते रहेंगे और मेरा उत्साह बढ़ाते रहेंगे लाइक कमेंट करके। दोस्तों अगर आपको PDF नोट्स की ज़रूरत है तो आप 8896627960 पे कॉल कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं, जिससे आपको PDF नोट्स मिल सकता है। हिंदी मीडियम के लिए, इंग्लिश मीडियम के लिए भी, दोनों माध्यमों में आपको नोट्स प्रोवाइड कराया जाएगा। तो दोस्तों अगर आप सब्सक्राइब नहीं किए चैनल को तो एक बार सब्सक्राइब कर लीजिए। तब तक के लिए चलते हैं दोस्तों, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।